कहानी की शुरुआत होती है राजेंद्र नामक एक निडर योद्धा से, जिसे एक छुपे हुए खजाने के बारे में जानकारी मिलती है जो आर्यनपुर के खंडहरों में गड़ा हुआ है। यह खजाना केवल सोने और आभूषणों का नहीं था, बल्कि एक जादुई रत्न था जिसके पास अद्भुत शक्तियां थी। लेकिन जो भी उसे पाने की कोशिश करता, वह कभी वापस नहीं लौटता। राजेंद्र ने यह खजाना पाने का निश्चय किया और उसी खोज में आर्यनपुर की ओर बढ़ा। राजेंद्र की यात्रा के दौरान उसकी मुलाकात होती है चंद्रिका नामक एक रहस्यमयी महिला से, जिसे आर्यनपुर के बारे में गहरे ज्ञान था। चंद्रिका उसे राज्य के शाप के बारे में चेतावनी देती है। जो भी खजाने की खोज में जाएगा, उसे देवताओं के क्रोध का सामना करना पड़ेगा। चंद्रिका की आंखों में एक ऐसा रहस्य था जिसे राजेंद्र नजरअंदाज नहीं कर सका। उसकी सुंदरता दिव्य थी और उसके दिल में एक गहरा दुख भी था। जैसे जैसे राजेंद्र और चंद्रिका खंडहरों में गहरे प्रवेश करते हैं, वे प्राचीन युद्ध के संकेतों को पाते हैं। समय में स्थिर बसी हुई शवों की लाशें, जल चुकी हुई इमारतें और खोई हुई मंदिरों की दीवारें। लेकिन वहां एक अजीब सी उपस्थिति है, जैसे कोई अज्ञात शक्ति उन्हें घेर रही हो। एक छिपे हुए मंदिर में राजेंद्र एक प्राचीन पुस्तिका पाता है जिसमें राज्य का दुख भरा इतिहास लिखा था। राजा वर्धन, आर्यनपुर के सम्राट, ने देवताओं से अपने राज्य की समृद्धि के बदले अपनी पीढ़ियों को बलि चढ़ाने का वचन लिया था। लेकिन जब राजा की पत्नी रानी आशा ने एक पुत्र वीर को जन्म दिया, तो राजा ने अपनी संतान को बचाने के लिए देवताओं से किया हुआ वचन तोड़ दिया। इस विश्वासघात के कारण देवताओं ने राज्य को नष्ट कर दिया और उसे शापित कर दिया। राजा वीर को छुपाकर अपने राज्य की रक्षा करने की कोशिश करता है, लेकिन वीर का नाम ही राज्य के लिए विनाश का कारण बन गया। वह रत्न, जो शक्तियों का प्रतीक था, केवल उसी का रक्तधारा से जुड़ा था। अब वह रत्न केवल राजा वर्धन की संतान के हाथों में शक्ति दे सकता था। राजेंद्र समझने लगता है कि चंद्रिका का राजघराने से कोई संबंध है और वह उसी शापित रक्तवंश की वारिस है। चंद्रिका अंततः राजेंद्र से अपना सच बताती है। वह राजा वर्धन की आखिरी संतान है, लेकिन उसका दिल दुविधा में है। उसे डर है कि वह रत्न यदि सही हाथों में न हो, तो वह उसका भविष्य पूरी तरह बदल सकता है। राजेंद्र के साथ उसका प्रेम दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था, लेकिन उसे यह भय था कि इस खजाने के साथ खेलने से वह स्वयं और राजेंद्र दोनों का जीवन खतरे में डाल सकती है। जैसे जैसे वे खजाने के पास पहुंचते हैं, उनका रिश्ता और गहरा हो जाता है। लेकिन देवताओं का क्रोध शांत नहीं होता। राजेंद्र के सामने एक कठिन विकल्प आता है। वह अपनी प्रेमिका चंद्रिका को बचा सकता है, या फिर वह खजाना लाकर आर्यनपुर के शाप को तोड़ सकता है। राजेंद्र और चंद्रिका खजाने के पास पहुंचते हैं और वहां एक अंधेरे धुंधले रूप में राजा वर्धन का भूत प्रकट होता है। राजा का भूत बताता है कि रत्न को केवल वही छू सकता है जिसका दिल शुद्ध हो, लेकिन रत्न का इस्तेमाल करने के लिए सबसे बड़ी बलि चाहिए। देवता तब तक उन्हें नहीं छोड़ेंगे जब तक वे अपना बलिदान नहीं देंगे। राजेंद्र को यह समझ में आता है कि वह केवल कोई और नहीं, बल्कि वीर का पुनर्जन्म है। उसके रक्तधारा से ही राज्य का भाग्य जुड़ा है। देवता उसे उसी परीक्षा के लिए लौटने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन इस सच्चाई का खुलासा चंद्रिका के लिए बहुत देर हो चुका था। चंद्रिका अंतिम समय में निर्णय लेती है और रत्न को स्वयं लेती है। सोचती है कि वह राजेंद्र और अपने राज्य को बचा सकती है, लेकिन उसके द्वारा रत्न को छूने से देवताओं का क्रोध और भी बढ़ जाता है। आसमान अंधेरे से भर जाता है और पहाड़ों में हलचल मच जाती है। राजेंद्र उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन सब कुछ बहुत देर हो चुका था। रत्न के प्रभाव से चंद्रिका को शापित कर दिया जाता है और वह उसी राज्य की स्थायी संरक्षक बन जाती है। राजेंद्र और चंद्रिका अपनी अंतिम घड़ी में एक दूसरे को अपनी प्रेम की कीमत समझाते हैं और दोनों का अस्तित्व आर्यनपुर की लाशों में खो जाता है। राजेंद्र और चंद्रिका की कहानी अब भी आर्यनपुर की भूली हुई किंवदंती के रूप में जीवित है। राज्य अब भी देवताओं के गुस्से के शिकार है और रत्न का शापित रहस्य हर यात्रा करने वाले को अपनी ओर खींचता है। कभी कभी हम जो चाहत रखते हैं, वह हमें भुला देती है कि खुशियों का असली रास्ता वह नहीं होता। किसी भी बलिदान या धोखे का मूल्य
अंततः चुकाना पड़ता है। प्यार, विश्वासघात और शापों का खेल जीवन को सच्चाई की ओर मोड़ सकता है, लेकिन अंत में उस रास्ते का हर कदम कुछ खास कीमत पर आता है।